चलो बेटा जी, कल वाली बात मैं हल्का सा एक बार रिवीजन आपको दे देता हूँ कि कल हमने क्या क्या कर लिया था। कल हमने एक बात देखी थी कि किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन हम क्या कहते हैं, जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, उस साइड को, उस पर्टिकुलर लाइन को आप क्या कहते हैं, मीडियन बुलाते हैं ट्राइंगल के अंदर। ठीक है जी। अब आप जानते हैं क्योंकि आपके पास तीन वर्टेक्स है तो आप तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो मीडियन आप ड्रॉ करते हैं वो जब आके किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिस एक पॉइंट पे वो मिलते हैं उसी को आप सेंट्रोइड कहकर पुकारते थे, है ना। जिस एक पॉइंट पर आके आपके मीडियन मिलते थे उसी को आप क्या कहते थे बेटा, वही आपका क्या होता था, सेंट्रोइड। ठीक है जी। वो एक पॉइंट आपका क्या होता था, सेंट्रोइड। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद होगा। ठीक है जी। सेंट्रोइड क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। किसी भी ट्राइंगल में मीडियंस के इंटरसेक्शन को हम क्या कह के पुकारते थे, सेंट्रोइड कह के पुकारते थे। ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ और बातें इसमें देख ली थी कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में बांटता है। ये वाली बात भी कल हो गई थी कि किसी भी ट्राइंगल में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करूं, हाँ जी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं, जैसे ये मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, और जो सेंट्रोइड होगा कहीं यहाँ पर होगा, वो है ना, सेंट्रोइड कहीं यहाँ पर होगा, और रेशो क्या होगा, 2:1 होगा। इस पर कल हमारी बात हो गई थी, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद होगा। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आप सबको याद है, जल्दी से बताइए। कल सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी हमने देखे थे, क्या क्या, बोलो, सबको याद है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्या आप सबको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट याद हैं, कल हमने निकाले थे, याद है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते थे बेटा, उसे आप बोलते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आता था y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है, एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, इसे बोला जा सकता है एवरेज। उम्मीद करता हूँ बचपन में आपने एवरेज नाम की चीज सुनी होगी, एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एवरेज सुना हुआ है क्या सबने, जल्दी से बताइए। क्या मीन, मीन सुना हुआ है, मीन। एवरेज बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं, बोलिए। क्या ये बात आपने सुनी हुई है, एवरेज शब्द सुना हुआ है सबने। एवरेज का मतलब क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन हैं उन सबका सम कर देते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो वही है, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस थे उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट था उन तीनों का सम किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। तीन थे तो 3 से कर दिया, यहाँ पर भी 3 है, 3 से कर दिया। तो ऐसा भी दे सकता है वो, है ना, ये इस शब्द का मतलब वो आपको घुमा के भी बोल सकता है ना। एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको कौन सा पॉइंट देगा, वो आपको सेंट्रोइड पॉइंट दे देगा। ठीक है, वो आपको कौन सा पॉइंट देगा, वो आपको सेंट्रोइड वाला पॉइंट दे देगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पॉइंट सब बच्चों को याद होगा। ये सारी बातें कल हमारे द्वारा करी जा चुकी हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया बेटा, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया है। क्लियर। चलिए, एक मिनट बस। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है इसमें उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपकी बेटा, लिखिए, इन सेंटर। इन सेंटर, समझ के चलिए इन सेंटर क्या होता है। देखिए, किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपने एक बात देखी, जब मीडियंस को ड्रॉ किया तो मीडियंस को ड्रॉ करने से जो इंटरसेक्शन आया वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सेंट्रोइड कहलाया। अब हम बात करते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जैसे एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है भाई, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर इसका कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, चलो हाँ अब ये ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपने क्या किया, अब की बार एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बेटा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्या करता है एंगल बाइसेक्टर, आप सबको मालूम है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, समझ रहे हैं आप बात ये। जैसे ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए से। ठीक है जी, ये जैसे हमने मान लो ये एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। जो भी ये एंगल होगा, मान लो ये पूरा एंगल क्या रहा होगा, मान लो 80 रहा होगा, 80 डिग्री, तो 40 इधर होगा और 40 इधर होगा। समझ रहे, एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है। यहाँ पर जो एडी है वो किस चीज का काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर ना, लिख लेंगे इस बात को, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे हैं आप, ये एडी क्या है बेटा, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। अब जैसे आपने ए से ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब एक बात को ध्यान रखना बेटा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि
मीडियन जो होता है वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसके अलावा और कोई भी चीज कि मीडियन कितने एंगल पे गिर रहा है, क्या गिर रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें मीडियन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मीडियन की डेफिनेशन केवल इतनी थी कि वो सामने वाले पार्ट को, सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन जो अभी आप लोग 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं वो क्या है कि वो एंगल को, जिस भी एंगल का आप बाइसेक्टर बना रहे हैं, वो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। हालांकि आगे चल के इसकी एक डेफिनेशन और आती है, पर अभी हम उस पर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है ना, अभी हम सिंपल इतनी बात कर रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो दो बराबर हिस्सों में वो बांट देगा। ठीक है बेटा, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, दो बराबर हिस्सों में। ऐसे ही जो आप एंगल बाइसेक्टर है उसे आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर तो यहां से भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब वो क्या कर रहा होगा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, वो आपको पता चल जाएगा कि इस एंगल को और इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। और ऐसे ही एक एंगल बाइसेक्टर आप क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे ही एक एंगल बाइसेक्टर आप सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही एक एंगल बाइसेक्टर आप क्या कर सकते हैं, सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो बराबर हिस्सों में बट गया। तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर ली और तीनों ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं। ये बात समझ आ रही है कि आप सबको, तीनों ही इंटरनल एंगल हैं। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है ना तीनों, जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि तीनों ही एंगल जो है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है? जल्दी से रिप्लाई बताओ बेटा सारे बच्चे, जो जो जाग रहा है जल्दी से बताएगा। तीनों ही एंगल क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या सबको ये बात क्लियर है? तो तीनों ही जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं, यानी कि इंटरनली वो एंगल्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनके जो इंटरसेक्शन से आपको पॉइंट मिलेगा, समझ के चलिएगा, इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं बेटा, इसी पॉइंट को आप इन सेंटर कहते हैं, जिसे आप कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, जिसे आप कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। यानी ये जो पॉइंट होगा ये इन सेंटर बन जाएगा। बोलो कितने बच्चों को ये डेफिनेशन क्लियर है? कितने बच्चों को डेफिनेशन क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ। क्या आप लोग डेफिनेशन समझ पाए जो हम बोल रहे हैं? ठीक है जी। तो अगर आपको, जैसे आपको सेंट्रोइड की डेफिनेशन पता चल गई थी, सेंट्रोइड की डेफिनेशन पता चल गई थी, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस बुलाते थे, इन सेंटर को आप क्या बुलाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ, बोलिए, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। समझ रहे हैं आप, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बोलिए, क्या डेफिनेशन आप सबको क्लियर बेटा, जल्दी बता दो एक बार सभी बच्चे, पक्का सबको क्लियर है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलो सब बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना, इसे इन सेंटर क्यों बुलाया जाता है, उसके पीछे एक कारण और है। क्या कारण है उसे समझ के चलना। ये जो पॉइंट आपने लाया, ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये आई है, ये पॉइंट क्या है, आई है। अगर इसे आप सेंटर माने, है ना, टेकिंग आई एज अ सेंटर, सुनना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, टेकिंग आई एज सेंटर, आई को हमने क्या कंसीडर किया, एक सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लिया, आई को सेंटर पॉइंट कंसीडर किया, एंड आई डी एज रेडियस, एंड आई डी इक्वल टू, इसको बोल देते हैं यहाँ ई पॉइंट, इसको बोल देते हैं एफ पॉइंट, आई डी इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई एफ टेकन एज रेडियस, टेकन एज रेडियस। क्या बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, समझना मेरी बात को बेटा। आई को तो मैंने सेंटर मान लिया, आई को मैंने सेंटर मान लिया। जैसे आपको कभी सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है तो आप क्या मानते हैं, आप सबसे पहले एक सेंटर मानते हैं, और सेंटर मानने के बाद आप रेडियस लेते हैं। तो आई को तो मैंने सेंटर मान लिया, और रेडियस मैंने किसको लिया, आई डी को ले लिया, चाहे आई ई को ले लो चाहे एफ को, तीनों बराबर होते हैं बेटा। ये जो लेंथ आती है ये आई से डी तक की, आई से ई तक की एंड आई से एफ तक की, तीनों ही लेंथ बराबर आती है बेटा। क्या आप समझ पा रहे हैं, आई से लेके डी तक, आई से लेके ई तक और आई से लेके एफ तक, ये तीनों ही लेंथ बराबर आती है। क्लियर है बात? ये क्यों होती है वो अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि उसका जो प्रूफ होता है वो आपको कब मिलेगा, उसका प्रूफ आपको मिलेगा बेटा जब आप लोग सिमिलर ट्रायंगल और अपना जो आपके सिलेबस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड नाइन्थ में जब वो पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही आप इस चीज के प्रूफ को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं बेटा, अब किसी बच्चे को इन नहीं किया जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्लास, मैंने ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बनाई है ये कोई खास ट्रायंगल थोड़ी है, मैंने तो सारी ट्रायंगल्स जनरल बोल रहा हूँ, कोई भी दुनिया की कैसी भी ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल में ऐसा होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा कि आई डी जो है वो आई ई के बराबर होगा और आई एफ, ये तीनों बराबर होंगे, और इस बात का प्रूफ आप जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल आप मेरी बात को सत्य मान के चलें कि आई डी आई ई और आई एफ तीनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं।
तो जब आप इसे सेंटर मानेंगे आई को, क्या बोला मैंने, टेकिंग आई एज अ सेंटर एंड इसको एज अ रेडियस, इनको रेडियस मान के जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है वो सर्कल ऐसा बनने वाला है, ऐसा सर्कल एक बनेगा, क्योंकि ये रेडियस बराबर ही है आई से लेके, ये पॉइंट तो आई है हमारा, ठीक है ना, ये पॉइंट आई है, तो आई से लेके डी तक, आई से लेके ई तक और आई से लेके एफ तक, ये पॉइंट हमारे क्या है, रेडियस की तरह है। ये किस चीज का काम कर रहे होंगे, रेडियस का काम कर रहे होंगे। क्लियर है। और एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो सर्कल आपको अंदर नजर आ रहा है, इस सर्कल को बोला जाता है बेटा इन सर्कल। ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, इस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। ठीक है बेटा, क्या आप मेरी बात समझ पाए? इस सर्कल को क्या बोला जाता है बेटा, इन सर्कल। और इस इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, इन सेंटर। समझ रहे हैं? इस इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सेंटर। क्लियर है बात ये? तो पूरी कहानी में एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, सुन लीजिए जल्दी से। हमने कहा किसी भी ट्राइंगल के अंदर, कल हमने एक बात देखी थी कि मीडियंस को ड्रॉ किया जाए और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाए तो सेंट्रोइड आता है। इसी तरीके से किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर माने जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने से जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को आप इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर की एक और खास बात हमने क्या देखी कि अगर आप इन सेंटर को यहाँ पर सेंटर माने और आई डी, आई ई और आई एफ, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं, किसी भी एक को आप मेजर करके रेडियस लेके सर्कल बनाने की कोशिश करोगे तो सर्कल ऐसा बनेगा। और इस सर्कल की खास बात क्या है कि ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। अरे ये इक्विलेटरल किसने कहा भाई, इक्विलेटरल है ये जनरल ट्राइंगल है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ही होगा, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ही होगा। तो ये सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल ने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच किया, इस सर्कल ने ट्राइंगल की तीनों साइड को टच किया, इस सर्कल को क्या बोला जाता है बेटा, इन सर्कल बोला जाता है। क्लियर है बात ये? अब आपने जैसे कल सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने सीखे थे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आप सबको याद है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। उसी तरीके से उसी तरीके से उसी तरीके से अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आई बी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बेटा होता तो मैं बताता ना, है ना, अगर होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन इक्वल नहीं है, मैंने बोला ना सिर्फ ये तीनों इक्वल है, वो उसके इक्वल नहीं आएगा। अगर इक्वल होता तो तू खुद सोचना, ये सर्कल बी से भी तो पास करना चाहिए, है ना, लेकिन वो नहीं कर रहा है पास, इसका मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो, जैसे कल हम लोगों ने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने सीखे थे, वैसे ही आज हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखने क्या होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ए की बात करो तो ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, x1 y1, ये हो गए ए के कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट्स बोल दिए बेटा x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स बोल दिए x3 y3। ठीक है बेटा, ये तो इन तीनों के कोऑर्डिनेट हो गए, समझ, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये जो कैपिटल ए है, इसके सामने वाली साइड अगर मुझे निकालनी हो, ये वाली, तो आप लोग बताइए ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कोई मुझे बताएगा मेरे को, अगर बीसी निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मेरे को बीसी कभी निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कोई बताएगा किस चीज का प्रयोग किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, कैसे, किस, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं बीसी कैसे निकाल सकता हूँ? क्या आप सबको मालूम है? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल सही। कैसे निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लिया कि बीसी को जब निकाला, निकालने के बाद जो साइड्स आई, जो भी लेंथ आई, उसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? स्मॉल ए से। कैपिटल ए के सामने वाली साइड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो अपन निकाल ही लेंगे, उस चीज को क्या बोल दिया? स्मॉल ए बोल दिया। अब इस बात को ध्यान दो बेटा सभी बच्चे एक बार, कि जब मैंने क्लास को लॉक, गलत बात है ये अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है, तो मैंने क्या कहा कि बीसी, बीसी को मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसे ही ये वाली जो साइड है एसी, ये वाली जो साइड है भाई एसी, बताओ इसको मैं किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूं? किस अल्फाबेट से एसी को रिप्रेजेंट करूं? कैपिटल बी के सामने वाली साइड को किससे रिप्रेजेंट करूं? स्मॉल बी से कर दूं। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से। और इसी तरीके से कैपिटल सी के सामने वाली साइड को किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ सर ऐसा, कि स्मॉल से ही क्यों कर रहा हूँ, ये आपको ज्यादातर ट्राइंगल्स में मिलेगा, है ना, ज्यादातर बुक्स में आपको यही मिलेगा कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। सर्कल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट आई से बीसी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल बेटा लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी सब समझ आ गया होगा कि क्या है, ठीक है।
x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी आपको पता है बेटा क्या है। अब मैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ बेटा। तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ। x कोऑर्डिनेट होता है बेटा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट होता है a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है बेटा, ये आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। फिलहाल आपको याद करना है, फिलहाल आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इसका जो प्रूफ होता है उसके लिए ट्राइंगल्स को चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है ना। अभी तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ही देख रहे हैं चीजों को। तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद कीजिए, है ना। एक तरीके से मैं रट्टा मारने के लिए आपको अभी बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम ट्राइंगल पढ़ लेंगे उसके बाद आप इसका प्रूफ भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और उसके कोऑर्डिनेट हो गए a y1 b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। क्या आपको ये कोऑर्डिनेट्स याद हो गए? जल्दी से बताइए, क्या इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको याद हो गए, है ना। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है साइड से, और x1 x2 x3 आपको पता ही थे, ये तो कोऑर्डिनेट्स के गिवन है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं पीछे वाला पेज दे रहा हूँ, आप लोग इसका नोट करिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन तो इक्वल एरिया से प्रोवाइड करेंगे, मीडियन करता है इक्वल एरिया से। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। जो वर्टिसेस हैं वो गिवन है -1,0 -1,0, बी आपको गिवन है 1,0, बी आपको गिवन है 1,0 एंड सी आपको गिवन है 0, -2, 0, -2। ठीक है बेटा, ये वर्टिसेस आपको गिवन है, और आपको इस ट्राइंगल के लिए क्या फाइंड करना है, इसका इन सेंटर फाइंड करना है। फाइंड इन सेंटर, क्लियर है? पहले डायग्राम बना लो एक बार, फाइंड इन सेंटर डायग्राम बना लो एक बार सभी बालक। ठीक है, रैंडम बना लो, रफ बना लो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही बनाना है आपको, आप रफ बना लीजिए और उसको फिर लिखना शुरू कर दीजिए, ट्राई करिए, है ना। चलो बना लेते हैं ऐसे। ये देखो, ऐसे एक ट्राइंगल अपने बना लिया। ए पॉइंट मान लो यहाँ पर है -1,0, बी पॉइंट मान लिया 1,0, और सी पॉइंट मान लिया 0, -√। ठीक है बेटा, अब आप जानते हैं ये अगर कैपिटल ए है, ये अगर कैपिटल ए है, तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी। तो इसके सामने वाली साइड निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोग बताओ कितना आ रहा है? √0 - 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 2 आ रहा है बेटा। जल्दी से बताओ क्या ये 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग भी सॉल्व करके मुझे बताओ क्या मैंने सही किया या गलत किया। जल्दी से बताओ, क्या जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 2 आ रही है कि नहीं आ रही है? एवरीबॉडी चेक इट, जल्दी से चेक करके बताओ क्या मैंने सही किया है। जल्दी से बताओ, क्या स्मॉल ए की वैल्यू 2 ही आ रही है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पा रहे हो सभी बच्चे? चलो सही है। ऐसे ही बेटा कोई मुझे बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है? ये लेंथ कितनी आ रही है? जल्दी से कोई बताएगा? ये वाली लेंथ कितनी आ रही है? ये भी 2 आ रही है ना। और ये कैपिटल सी था, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी आ रही है, तो ये वाली लेंथ भी 2 ही आ रही है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे। ऐसे ये वाली लेंथ भी चेक करो, क्या ये भी 2 ही आ रही है? ये वाली लेंथ भी क्या 2 ही आ रही है बेटा? जल्दी से चेक करो। तो ये स्मॉल बी जो रहेगा, स्मॉल बी, वो भी कितना आ रहा है बेटा? 2 ही आ रहा है। यानी कि ए बी सी तीनों की वैल्यू 2, 2, 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा ये। जल्दी से बोलिए, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? क्योंकि तीनों साइड्स बराबर आ रही है, तीनों साइड्स बराबर आ रही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर्मूला भी हमने लिखा था, आप लोग साथ के साथ मेरे बोलेंगे, आप लोग साथ के साथ बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए साथ के साथ बोलिए बेटा। फॉर्मूला था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। बोलिए सही बोल रहा हूँ क्या नहीं? ये तो x कोऑर्डिनेट, ऐसे y कोऑर्डिनेट भी बोलो बेटा। ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। उम्मीद करता हूँ बेटा फॉर्मूला बोलने में किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी। अब वैल्यूज को डाल देते हैं यहाँ पे, बस आ जाएगा आंसर। ए बी सी की वैल्यू तो 2, 2, 2 आ रही है। चलो x1 देखते हैं, तो x1 था -1, तो 2 × -1 हो जाएगा बेटा -2। x2 की जगह देखो 1 है, x2 की जगह कितना है? 1 है, तो 2 × में 1 हो जाएगा +2, 2 × में 1 हो जाएगा +2, एंड c × में x3, तो c × में x3 क्या है? 0।
तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 6 कोमा ऐसी a इंटू में y1 तो 2 इंटू में y1 तो 0 है तो 2 इंटू में 0 तो 0 ही हो जाएगा 2 इंटू में 0 तो 0 ही हो जाएगा। फिर क्या होगा b इंटू में y2 2 इंटू में y2 भी 0 है बेटा तो ये भी 0 हो जाएगा एंड c इंटू में y3 ये है 2 इंटू में माइनस रूट 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा 6 तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं तो आगे 0/6 ये वाला तो कोऑर्डिनेट 0 आ गया और 2 से जब आप 6 को काटेंगे 2 से जब आप 6 को काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का रूट 3 अपॉन 3 बोलो किस किस का ये आंसर आ गया है आप में से किस किस का ये आंसर आ चुका है जल्दी से बताइए आप चाहे आगे भी इसको रूट 3 को कैंसिल कर सकते हैं पर ये आंसर किस किस का आ गया जल्दी से बोलो क्या आप लोग इन सेंटर निकालना सीख गए हैं या नहीं सीख गए जल्दी से बता दो बस अगर सीख गए तो बहुत शानदार बात है ठीक है चलिए वेरी गुड लगभग सब बच्चे कह रहे हैं कि सर यस हम लोग सीख चुके हैं सबका आंसर यही आया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं है ना चलो वेरी गुड ठीक है गुड चलिए बेटा जी फिर अब आगे बढ़ना चाहिए है ना उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सब बच्चों क्लियर हो गया होगा अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं चलो बेटा अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट क्या है उस पर ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट आपका जो सेंटर है दैट इज उसे बोला जाता है बेटा सरकम सेंटर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज सरकम सेंटर ठीक है अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए बेटा याद रखना एक तो सेंट्रोइड पढ़ लिया है सेंट्रोइड कैसे बनता था मीडियंस के इंटरसेक्शन से और दूसरा हमने पढ़ लिया है एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से क्या इन सेंटर अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी सरकम सेंटर की सरकम सेंटर को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो टर्म समझनी पड़ेगी वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ के चलिए बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है मान लीजिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ठीक है मान लीजिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ठीक है और मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं है ना 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं तो उसके लिए मैं क्या करता हूं मैं जैसे ये लाइन है ए बी ध्यान से सुनना बेटा ये लाइन है ए बी तो ये जो ए बी है इस पे मैं कंपास को रखूंगा कंपास को लाऊंगा और इसके आधे से ज्यादा खोलूंगा ए बी के आधे से ज्यादा अब वो अप्रोक्सीमेट आप खोल लेना ऐसा नहीं कि आप मैसेज करके खोलो कि आधा यहाँ तक आया तो उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेट आप खोल लीजिए उसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोल लीजिए ए पे रख के एक आर्क ऊपर की ओर लगाइएगा और एक आर्क नीचे की ओर लगाइएगा ए पे रख के समझ रहे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे ऐसे बी पे रख के भी लगाओगे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे और जैसे ही इन दोनों को आप ज्वाइन कराओगे इन दोनों आर्क्स को आप ज्वाइन कराओगे तो ये जो लाइन आपके पास आई है ये लाइन आपकी क्या होती है बेटा यही लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगी इस लाइन के लिए ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगी क्या ये जो पॉइंट है ये वाला मान लो ये पॉइंट क्या बोल दिया बेटा एम तो ये जो ए एम होगा ये एम बी के बराबर होगा ए एम होगा वो एम बी के बराबर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 बराबर हिस्सों में बांटता है लेकिन साथ के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है बेटा 90 का बनाता है यानी ये तो हो गया इस वजह से तो ये परपेंडिकुलर शब्द आया ये जो परपेंडिकुलर वर्ड आया ये क्यों आया क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और बाइसेक्टर वर्ड आया ये क्यों आया क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है 2 अलग अलग हिस्सों में है ना बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना तो आप लोग बताइए कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला आप में से कितने बच्चों को ये बात क्लियर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और उसे कैसे बनाया जा सकता है जल्दी से बताइए क्या आप सबको क्लियर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और उसे कैसे बनाया जा सकता है चलिए बहुत सही आप सबको ये बात क्लियर है अब हम बात करते हैं कि कैसे इससे सर्कम सेंटर होता है ठीक है कैसे इससे सर्कम सेंटर बनाया जा सकता है ठीक है बेटा चलिए करेंगे क्या मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ करी जैसे ये कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर ली ठीक है चलो पहले तो सिंपल ही करते हैं एक ट्रायंगल अपन ड्रॉ करते हैं ठीक है भाई ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने सुनना मेरी बात को बेटा सारे बच्चे ध्यान से क्या किया सबसे पहले तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे पहले बीसी पे करेंगे
बीसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर एसी पे करेंगे और फिर एबी पे करेंगे। तो जब बीसी पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जब हमने बीसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, करके दिखाता हूँ आपको। मान लो वो यहाँ से गुजरा होगा बेटा, ऐसे। ये रहा जो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये था बीसी का परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने क्या किया, इसके लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये आ गया इसके लिए। उम्मीद करो सब बच्चों को क्लियर होगा कि ये इसके लिए हो गया, है ना। दो बराबर हिस्सों में बांटेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही यहाँ से भी आएगा एसी का भी। तो एसी के लिए भी जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मान लो ऐसा आ गया बेटा, ऐसा आ गया। ठीक है ना। तो तीनों साइड्स के लिए क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी पूरी कहानी को, कि जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मीट करें, यानी कि बेटा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पर आके आपके तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करें, उसी पॉइंट को आप क्या पुकारते हैं बेटा, उसी पॉइंट को आप क्या पुकारते हैं, सर्कमसेंटर। उसी पॉइंट को आप क्या पुकारते हैं बेटा, सर्कमसेंटर। क्या आपको ये क्लियर हुआ? तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides of triangle, क्या आप ये पॉइंट समझ पाए बेटा? अब मैं दोबारा से एक बार पूरी बात को सुना रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब हम लोग ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं तो हमें सेंट्रोइड मिलता है, मीडियंस की इंटरसेक्शन से सेंट्रोइड मिलता है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कि जब ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाएंगे, क्या ड्रॉ किए जाएंगे बेटा, एंगल बाइसेक्टर, तो उससे हमें क्या पॉइंट मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर से उससे हमें मिलेगा इन सेंटर। और ऐसे ही जब ट्राइंगल में क्या ड्रॉ किए जाएंगे, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसी का बाइसेक्टर, ये रहा। जहां पर तीनों बाइसेक्टर आके मिलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहा जाएगा बेटा, सर्कमसेंटर कहा जाएगा। क्लियर है? सर्कमसेंटर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कमसेंटर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक्स में ज्यादातर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जल्दी से बोलिए, क्या आप सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बोलिए, क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है? एवरीबॉडी जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है? ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है बेटा, सर्कमसेंटर मिलता है। अब इसकी भी एक खास बात होती है, ध्यान से सुनना। क्या इसकी क्या खास बात होती है, कि टेकिंग, वही बात यहां पर भी कर रहा हूं, देखना, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर, ओ को क्या लिया बेटा हमने, सेंटर लिया, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लिया, एंड ध्यान से देखना बेटा, आपकी बार ओ ए, ओ बी, ओ सी एज रेडियस, ये तीनों बराबर आएंगे बेटा। समझ रहे हैं आप बात? ये तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे आपकी बात, ओ ए, ओ बी, ओ सी। यानी कि कौन कौन सी साइड्स की बात चल रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जिन जिन साइड्स की बात चल रही है, ओ से लेके एक तो ये ए, ठीक है, ओ से लेके एक तो ये ए हो गया, ओ से लेके ये बी हो गया बेटा, और इसी तरीके से ओ से लेके ओ से लेके बी हो गया, और इसी तरीके से ओ से लेके ये सी हो गया। ये जो तीनों लेंथ आती है बेटा बराबर आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में। ठीक है, क्लियर है? तीनों लेंथ बराबर आएंगी, और इन्हें अगर आप एज अ रेडियस मान के काम करोगे, इन्हें अगर आप क्या काम करोगे, एज अ रेडियस मान के और ओ को सेंटर मान के, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिल जाएगा जो कि ऐसा होगा। समझ रहे हैं? एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ जाएगा। क्लियर है बात की? पिछली बार जो ट्राइंगल बन रहा था वो अंदर बन रहा था, अब की बार जो ट्राइंगल बन रहा है वो बाहर बन रहा है। सॉरी, पिछली बार जो सर्कल बन रहा था, जो सर्कल था वो अंदर था, अब की बाहर सर्कल बाहर है। पिछली बार आप सर्कल को इन सर्कल बुलाते थे, इस सर्कल को आप क्या बुलाएंगे, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। समझ रहे हैं? इस सर्कल को क्या बुलाएंगे, सर्कम सर्कल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, बोलिए। ठीक है बेटा, बेटा ना तो ये मीडियन है ना ही एंगल बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और दोनों अलग बातें हैं, है ना। सेंट्रोइड और एंगल बाइसेक्टर दोनों अलग चीजें थी बेटा, वो अलग चीजें हैं, ये अलग चीज है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, एक बच्चे ने बहुत अच्छा मेरे से पॉइंट पूछा था अभी, कि सर क्या ऐसा होगा कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो वर्टेक्स से पास करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है।
हो सकता है पास कर जाए, हो सकता है ना करे, वो ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन हमेशा वर्टेक्स से गिरता था। एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो वो भी वर्टेक्स से ही गिरता था, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो वर्टेक्स से पास ना करे। बोलो क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी ठीक है, ये वाली पूरी कहानी क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग एक बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा बेटा, कि मैंने आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं, मैंने आपको इन सेंटर के भी कोऑर्डिनेट बता दिए, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्ट याद नहीं रखने होते हैं, ठीक है ना। इसको निकालने का एक तरीका होता है जो हम आगे चल के अभी देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। अभी नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं अभी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, उसको आपको याद नहीं करना है। आपको केवल और केवल ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सरकम सेंटर जो है इंटरसेक्शन किसका होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होगा, और ये वाली जो चीज बनती है, जो सर्कल बनता है, वो तीनों वर्टिसेस से पास करता है, ठीक है। हाँ उज्जवल ये जरूरी है, ये होता है बेटा, तीनों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं तभी तो बनेगा यार, नहीं होते तो कैसे बनता, है ना। अगर ऐसा जरूरी नहीं होता तो थोड़ी ये मिलता आपको, ये तो मिल ही तब रहा है जब ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। चलिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस बात में आप ऐसा भी देख लीजिए, क्या देखिए मैं एक ट्राइंगल और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, जैसे ये एक ट्राइंगल है आपके सामने, इसको ध्यान से देखना। ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आपने यहाँ पर बनाया है, अब की बार जो ट्राइंगल है बेटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। समझते हैं ऑब्ट्यूज का मतलब? एक ऐसा एंगल मिल जाए जो कि 90 से बड़ा हो, एक ऐसा एंगल मिल जाए जो कि 90 से बेटा क्या हो, बड़ा हो। अब जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जब आप इसका क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो कुछ ऐसा आएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांटना और 90 पे आना। देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से तो पास करेगा नहीं, सही बात है। ऐसे ही जब इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, बोलो सही बात है। और जब इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो कहीं से वो ऐसा आ जाएगा, समझ रहे, कहीं से वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, अगर आप ध्यान से देखो, अब जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो तो यहाँ आ गया, ट्राइंगल के बाहर आ गया, ट्राइंगल के बाहर आ गया, समझ रहे हैं आप बात ही। अब की बार तीनों का जो इंटरसेक्शन है ट्राइंगल के बाहर आ गया, तो यानी कि जो सरकम सेंटर होता है, जो ये सरकम सेंटर होता है, देखो ट्राइंगल के अंदर भी आ सकता है, जैसे आपने देखा इस केस में तो ट्राइंगल के अंदर आया। मैंने एक केस ऐसा भी दिखा दिया जब वो क्या हुआ बेटा, ट्राइंगल के बाहर आया। और एक केस ऐसा भी होता है जब वो एग्जैक्टली ट्राइंगल के ऊपर आता है, वो कौन सा होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप लिख लेना अलग से, क्या कि सरकम सेंटर कैन लाई, सरकम सेंटर कैन लाई इनसाइड, आउटसाइड and on the triangle and on the triangle 4 and on the triangle 4 acute comma obtuse and right angle रिस्पेक्टिवली। बात को समझना बेटा, रिस्पेक्टिवली शब्द का मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं, आराम से पहले आप सुन लेना, उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देना, है ना। पहले सुन लो मेरा क्या कह रहा हूं, कि जो सरकम सेंटर होता है, हो सकता है कि वो इनसाइड में हो बेटा, हो सकता है कि वो आउटसाइड में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्राइंगल के ऊपर ही आ जाए, ऑन द ट्राइंगल। ऐसा भी हो सकता है ट्राइंगल के ऊपर आ जाए, कब कब, इनसाइड तो होगा जब वो एक्यूट होगा, समझ रहे हैं आप। इनसाइड में कब होगा, जब ट्राइंगल एक्यूट है। आउटसाइड में कब होगा, जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है। आउटसाइड में कब होगा, जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है। और ऑन द ट्राइंगल कब होगा, जब ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी इसके बारे में मैं और बताऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल पे कैसे होता है ना। लेकिन अभी मैं आप चाहता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ ले, कि जो सरकम सेंटर होता है वो हो सकता है ट्राइंगल के बाहर हो सकता है वो ट्राइंगल के अंदर हो, या फिर ट्राइंगल के ऊपर ही आपको मिल जाए। वो डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल अगर एक्यूट है तो इनसाइड मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज है तो आउटसाइड मिल जाएगा, और अगर राइट एंगल है तो ऑन द ट्राइंगल मिल जाएगा।
जल्दी से नोट करो बेटा इस बात को सारे बच्चे, जल्दी से नोट करो आप सब, फास्ट फास्ट नोट कीजिए सभी बच्चे। बताएंगे बेटा, अभी चिंता ना करो, कैसे क्वेश्चन आएंगे सब करवाएंगे। ठीक है जी, इनसाइड आउटसाइड ऑन द ट्रायंगल फॉर एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल में केस दिखाता हूँ कि कैसे ये बनता है। ठीक है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको केस दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये चीज फॉर्म होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए, बी पर हो रहा है राइट एंगल, इसको बोल दिया पॉइंट बी। ठीक है जी, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और ये हो गया आपका पॉइंट सी, ये हो गया आपका पॉइंट सी। ठीक है, ये ए हो गया, ये पी हो गया, और ये सी। ठीक है बेटा, सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका सरकम सेंटर होता है, जो मैंने क्या कहा था अभी पीछे, अभी आपने पढ़ा होगा कि सरकम सेंटर ऑन द ट्राइंगल भी मिलता है। कब? जब ट्राइंगल राइट एंगल हो। तो कहां पर मिलता है वो पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। वो जो पॉइंट होता है जो ऑन द ट्राइंगल होता है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहां पर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एम इज, इसको लिख लेना बेटा अलग से, एम इज, एम इज क्या बेटा, एम इज सरकम सेंटर। एम इज क्या है बेटा, एम इज सरकम सेंटर। ठीक है, एम इज सरकम सेंटर। या इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो और अच्छे से लिखो कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर। लिख लो बेटा इस चीज को कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज क्या, सरकम सेंटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा, समझ रहे? मिड पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज सर्कम सेंटर। यानी कि होगा क्या बेटा, आप जानते हो सर्कम सेंटर जो है तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पे होता है। अभी पीछे हमने बनाया था, देखो जरा यहाँ पे, जो सर्कम सेंटर था क्या था, ए से भी, बी से भी और सी से भी बराबर दूरी पे था। यहाँ लिखा था हमने कि ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों से बराबर दूरी पर होगा। तो अगर ये बराबर दूरी पर होगा बेटा, अगर ये बराबर दूरी पर होगा तो तीनों वर्टिसेस क्या क्या है, एम ए, देखो एक तो दूरी क्या हो जाएगी, एम ए इज इक्वल टू होगी एम बी इज इक्वल टू होगी एम सी, है ना? चाहे तो आप इस पॉइंट को ओ बुला लो। अभी कहीं कोई पीछे बोलेगी सर आपने सरकम सेंटर को बोला था ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से कर लो, कोई बात नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। हमें पता है बस कि हाँ ये क्या है, सरकम सेंटर है। तो यहाँ से जब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा बेटा। सर्कल की खास बात क्या होगी कि तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ वो बनेगा ये सर्कल। समझ रहे हैं आप? ये सर्कल, और ये तीनों दूरी बराबर होगी, एम ए, एम बी, एंड ऑफ कोर्स जब आप इसको ज्वाइन कराओगे ये वाला, ये तीनों दूरियां क्या होंगे बेटा, बराबर। ठीक है, क्या आप सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बोलिए, एवरीबॉडी जल्दी से बता दो बेटा एक बार, क्या आप सबको ये मामला क्लियर है कि नहीं है? सारे बच्चों का रिप्लाई आ जाए एक बार जल्दी से, क्या आप सबको ये मामला क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इसका जो मिड पॉइंट होगा आपका वो होगा क्या, इक्वल एरिया भी होगा क्या बेटा? नहीं होगा, है ना? ऐसा सच नहीं बोल सकते अपन, नहीं होगा। इक्वल एरिया वाला केस केवल और केवल किसमें था, मीडियन के केस में था। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन इसके ऊपर आपको दिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस देखो, आपकी मॉड्यूल से ही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, है ना? जो एक्सरसाइज 3 है उसी से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता रहता हूँ। सर्कल का रेडियस इक्वल होगा या नहीं? अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, सर्कल में रेडियस क्या अलग लगाएंगे? खुद सोच यार, सर्कल के अंदर रेडियस तो बराबर ही आते हैं ना बेटा, सारे रेडियस तो बराबर ही होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर्कल का एक रेडियस 2 सेंटीमीटर है दूसरा 4 हो जाएगा। सर्कल का रेडियस तो बराबर ही होता है कि नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द सर्कम सेंटर। चलो करो बेटा, फाइंड द सर्कम सेंटर। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द
circumcenter, find the circumcenter of triangle formed by the points, formed by the points, points मैं आपको दे रहा हूं बेटा, points लिखिए, formed by the points 0,3, 4,0 and 0,0। चलो बेटा इस ट्राइंगल को ड्रॉ करो, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रॉ करो और फिर इसका क्या निकालो, आप लोग सर्कमसेंटर निकालो। जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना है, वो आपका काम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना बेटा, तभी आपको क्लियर दिख जाएगा। बिल्कुल मानविंदर, बिल्कुल सही बोला है आपने, उसी से निकालना है जो आप बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो उसी से निकालना है। चलो बेटा मैं करा देता हूँ ये क्वेश्चन को। तो मैंने क्या कहा था, इसको आप किस पे करें, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बना के करें, आपको ज्यादा आसान दिखेगा, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो अच्छे हैं। जब पॉइंट्स आपको खूबसूरत दे रखे हो, है ना, तब आप उसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे जरूर ड्रॉ करें, उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे तो एक पॉइंट तो 0,0 यानी ओरिजिन है, ये वाला एक पॉइंट तो यही मिल गया आपको 0,0। दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, यहाँ मिलेगा बेटा। ये पॉइंट हो गया कौन सा आपका 0,3, और फिर एक पॉइंट क्या 4,0, कहीं यहाँ मिल जाएगा। बोलो सही बात है, देखो कितने खूबसूरत पॉइंट है आपके, क्योंकि इनको ज्वाइन कराते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करा दो तो आपको ट्राइंगल नजर आ गई होगी। कोई बताएगा ये ट्राइंगल क्या खास है, बोलिए, क्या ये ट्राइंगल आपको खास नजर आ रही है, बोलिए कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए, क्या ये ट्राइंगल बिल्कुल खास नजर आ रही है, राइट एंगल है। और राइट एंगल में तो आप जानते हो सर्कम सेंटर कहाँ होता है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी इसका मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप मिड पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, कैसे आएगा 4+0/2, बोलो 4/2, और फिर दूसरा क्या है 0+3/2, दैट इज 3/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4/2 यानी कि 2, और फिर एक आ गया 3/2। बोलो किस किस का आंसर आ गया सर्कम सेंटर, क्या आपका आंसर आ चुका है सर्कम सेंटर का, जल्दी से बताओ बेटा। सर्कम सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, और आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो इसके अंदर। बोलिए क्या आप सबको क्लियर है। चलिए बहुत सही, सब बच्चों ने लगभग कह दिया कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी सभी बच्चे ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया है बेटा। 3 चीजें कौन कौन सी पढ़ ली है, सेंट्रोइड पढ़ लिया है, आपका इन सेंटर पढ़ लिया है, और हमने कौन सा पढ़ लिया बेटा, सर्कम सेंटर पढ़ लिया है। एक और सेंटर है जो आपको अभी पढ़ना है ना, वो दिखिए जल्दी से सभी बच्चे, दैट इज ऑर्थो सेंटर, है ना। थोड़ा सा आपको बेटा हो सकता है कि किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि यार कितना मुश्किल सा काम का चल रहा है ना, हो सकता है कुछ कोई बच्चा ऐसा भी बैठा हो, पर वो बहुत नॉर्मल सी बात है, उसे लेके आप घबराएं नहीं। पहली बात तो ये कि जो आप पढ़ रहे हैं ये सारा 10th क्लास में पढ़ा जाता है और कंपटीशन में पढ़ा जाता है, 10th के बोर्ड में भी नहीं आता है ये सारा कुछ। जो मैं आपको करा रहा हूँ ये 10th क्लास के बोर्ड में भी नहीं आता है, ये 10th के कंपटीशन में अगर हम एनटीएससी की बात करते हैं तो वहां पूछा जाता है, या फिर उसके बाद 11th के अंदर ये चीजें आपके पास आती है। तो आप खुद सोचिए, अभी आप लोग 9th क्लास में अगर हैं और आपको कोई ऐसी चीज पढ़ने के लिए मिल रही है जो कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से ऊपर की है, तो उसमें तकलीफ तो आएगी ही। वो कोई बुरी बात नहीं है कि आपको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप 50% 60% ग्रेस्प इस समय कर पा रहे हैं, और फिर उस समय पे आपको दोबारा पढ़ना होगा, उस समय पे दोबारा पढ़ाया जाएगा, मैं ही अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, है ना, मैं दोबारा ये सारी चीजें आपको बताऊंगा उस समय पे। तो सोच के चलिए कि आपका कितना तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। आप अभी भी पढ़ रहे हैं, आप उस समय भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। हाँ रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए कि अगर अभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो इस चीज को आप अपने उस पर कॉन्फिडेंस पे मत आने दीजिएगा। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं तो 10th की 11th की चीजें पढ़ रहा हूँ, तो तकलीफ तो थोड़ी बहुत होगी ही, क्या दिक्कत है उस चीज में, क्योंकि जब उस समय आप दोबारा पढ़ेंगे तो एकदम तगड़े से आपका रिवाइज हो जाएगा। जो बच्चा उस समय पे नया नया पढ़ रहा होगा उससे आप बहुत आगे होंगे। तो इसीलिए घबराएं नहीं बिल्कुल भी, कोशिश करते रहिए कि आपको जितना समझ में आ रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए,
है ना। कई बच्चे तो मैं जानता हूँ ऐसे भी बैठे हैं जिनको पूरा पूरा एकदम एग्जैक्ट समझ में आ रहा है। तो आपको करना क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा टॉपिक चलता है जिसमें थोड़ी सी भी दिक्कत लगे, उसको रिवाइज उसी दिन किया कीजिए, उसी दिन रिवाइज करना है, उसके अगले दिन नहीं, है ना। उसके अगले दिन नहीं, उसी दिन उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी लेट किया तो वो आपके लिए दिक्कत कर देगा फिर, क्योंकि बाद में समझना मुश्किल होता है। उसी दिन बैठ जाओ, उसी दिन बैठ के रिवाइज करो कि हाँ यहाँ पर ये था, और जैसे ही आप करोगे, एक दो बार रिवाइज करो बेटा बड़े आराम से, उसके बाद आप दूसरों को पढ़ाने लग जाओगे, है ना, इतना तेज हो जाओगे। चलो, तो अब ऑर्थो सेंटर पे बात करते हैं कि क्या होता है ऑर्थो सेंटर। देखो बेटा, ऑर्थो सेंटर को समझिएगा, और उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा किसको, एल्टीट्यूड को। देखो, ये कोई ट्राइंगल है बेटा मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बात करना चाहता हूँ, एल्टीट्यूड की। अभी तक आपने तीन चीजों के बारे में पढ़ लिया है। तीन चीजों के बारे में कौन कौन सा पढ़ लिया, मैं उन तीनों के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने मीडियन पढ़ लिया है कि मीडियन क्या होता है ना, जो सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटे। फिर आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया था। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता था बेटा, ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता था। फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खास होता है क्योंकि ये सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटता है और 90 डिग्री पे आके गिर रहा होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जो चौथी चीज है दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोलते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। और इसका क्या होता है कि ये जो होती है सामने वाली साइड पे 90 डिग्री की तरह आके गिरती है। एल्टीट्यूड हमेशा कैसे आके गिरती है बेटा, 90 डिग्री की तरह आके गिरती है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वर्टेक्स हो गया ए, ये वर्टेक्स हो गया बी, और ये वर्टेक्स हो गया सी। आपने एक जो एल्टीट्यूड है वो कहां से गिराया बेटा, ए से गिराया, ये एल्टीट्यूड आया। एल्टीट्यूड की खास बात क्या होने वाली है, क्या बताया मैंने, ये हमेशा 90 डिग्री पे आके गिरेगा। इसे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाली साइड बराबर में बट रही है या नहीं बट रही है, इसे साइड से मतलब नहीं है, ना तो ये एंगल को बांट रहा है। इसका केवल इतना काम है कि ये 90 डिग्री पे आके गिरेगा, ए से 90 डिग्री पे आके गिरेगा। ऐसे ही आपने बी से भी 90 डिग्री पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही आपने बी से 90 डिग्री पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही आपने क्या किया बेटा, सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। और तीनों एल्टीट्यूड, तीनों ही एल्टीट्यूड जहां पर आके मिलेंगे, ये भी 90 डिग्री है बेटा, ये भी 90 डिग्री है। तीनों ही एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे उसी पॉइंट को आप क्या चिल्लाएंगे, ऑर्थो सेंटर। यानी ऑर्थो सेंटर की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ किसका बेटा, एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। समझ पा रहे हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट ऑफ द बुक में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एच से, कैपिटल एच से, ठीक है, कैपिटल एच से। ये ध्यान रखना बेटा, ऑर्थो सेंटर को कई बच्चे फिर गलती बाद में क्या करते हैं ना, मैंने आपको ये भी बताया, सरकम सेंटर को हम कैपिटल ओ से करते थे, सरकम सेंटर को हम कैपिटल ओ से करते थे। और ये ऑर्थो सेंटर जो ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको किससे करते हैं बेटा, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से ऑर्थो सेंटर मिलता है। इसमें भी सारी कहानी वही होती है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर यानी एच, कैन लाई, ये भी क्या कर सकता है, कैन लाई इनसाइड, वही सेम बात, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, एंड ऑन द ट्राइंगल, एंड ऑन द ट्राइंगल, depending on triangle is acute, obtuse, and acute हो, obtuse हो, and क्या, acute, obtuse and right angle triangle, समझ रहे, and right angle triangle, समझ रहे। यानी कि सारी कहानी इसमें भी वही है जो कि हमने पहले एक बार पढ़ ली है, क्या कि ये जो होगा ये इनसाइड लाई करेगा अगर ट्राइंगल कैसा बेटा, एक्यूट है, आउटसाइड लाई करेगा अगर ट्राइंगल कैसा है बेटा, ऑब्ट्यूज है, और ऑन द ट्राइंगल लाई करेगा अगर कैसा है बेटा, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ऑन द ट्राइंगल लाई करेगा अगर कैसा है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, है ना। सेम पॉइंट हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, अभी पीछे सरकम सेंटर के लिए भी पढ़ा था, सरकम सेंटर के लिए भी सेम पॉइंट पढ़ा था। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करना
कि कहाँ पर ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पर होगा। मान लो जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उस सवाल का जवाब देना और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप लोग उस सवाल का जवाब देना और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप जानते हो यहाँ पर 90 डिग्री है। मुझे ये बताओ बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या होगा, जो साइड बीसी है, बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या होगा, बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या होगा, बस वो बताओ आप। साइड बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या होगा। ये रहा बीसी दिख रहा होगा सबको, क्या ये एल्टीट्यूड होगा ए बी? बिल्कुल होगा, है ना। बीसी के ऊपर साइड एल्टीट्यूड क्या होगा, ए बी होगा। ये वाला ये एल्टीट्यूड है। ऐसे ही बताओ ए बी के ऊपर एल्टीट्यूड क्या होगा, ए बी के ऊपर हाइट क्या गिरेगी, ए बी के ऊपर, क्या वो बीसी होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ। ए बी के ऊपर जो हाइट गिर रही होगी क्या वो सी बी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। यानी दोनों एल्टीट्यूड जो है वो आपको यहीं आके मिल गए, है ना। एंड ऑफ कोर्स जो तीसरा बनाओगे वो ऐसा आ जाएगा तो वो भी यहाँ से तो जाएगा बी से। तो ये जो बी पॉइंट होता है यही आपका एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। समझ रहे हैं? ये बी पॉइंट ही आपके लिए क्या होता है बेटा, ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये बी पॉइंट ही आपके लिए होता है बेटा क्या, ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का जो लेक्चर है ये सब बच्चे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल मैं इसी पॉइंट से आपको उठाना आगे शुरू करूंगा। ठीक है, कल मैं इसी पॉइंट से आगे ले जाना शुरू करूंगा। ठीक है, इसी पॉइंट से आगे ले जाना आपको शुरू करूंगा।